हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अदिश क्या है, यानी अदिश राशि क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। छोटा सा पढ़ना है इसलिए इसको पहले पढ़ ले रहे हैं, हेडिंग में कोई दिक्कत नहीं, पहले सदिश लिखे या अदिश, इसलिए वेक्टर एंड स्केलर। और दूसरा इसमें हमको पढ़ना है सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अदिश राशि क्या है, यानी स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। कैसे हम समझेंगे कोई कौन सा राशि स्केलर है और कौन सा राशि वेक्टर है। तो स्केलर क्वांटिटी कहता है यानी अदिश राशि, ये अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मान की आवश्यकता होती है। मान की आवश्यकता होती है यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी वैसा राशि जिसमें या जिसे व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मान की आवश्यकता हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो अदिश राशि कहता है इसे योग करने के लिए यानी जोड़ने के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करते हैं। बीजगणितीय नियम का पालन करता है। सदिश राशि को जोड़ने के लिए कौन सा नियम का पालन किया जाता है, तो बीजगणितीय नियम का। बीजगणितीय नियम यानी सिंपल मैथमेटिक्स। जैसे अगर हम कोई राशि ले लेते हैं जैसे 2 kg और एक दूसरा कोई राशि ले लेते हैं 3 kg, अब ये हमारा द्रव्यमान है। तो 2 kg द्रव्यमान है और 3 kg द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका किसका जरूरत है, मान का जरूरत है कि 2 kg और 3 kg। तो अब टोटल पूछा जाए कितना kg द्रव्यमान हो गया, तो सिंपल तरीका से इसको ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 kg। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अदिश राशि क्या है, तो वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तथा योग के लिए जो बीजगणितीय नियम का पालन करता है अदिश राशि कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अदिश राशि हमारा यही है। अब अदिश जैसे इसमें देख सकते हैं एग्जांपल, दूरी हो जाएगा यानी डिस्टेंस। जैसे एक व्यक्ति 2 मीटर इधर की ओर चलता है और फिर यह 3 मीटर इधर की ओर जाता है, तो आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस इसका कितना होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका से जोड़ देंगे। 2 मीटर और यहाँ से फिर इधर गए हैं 3 मीटर, तो टोटल कितना मीटर हो गया, 5 मीटर। तो ये हमारा कौन सा राशि हो गया, स्केलर क्वांटिटी। यानी स्केलर क्वांटिटी इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, मान चाहिए, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मान है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तथा जो योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, उसे हम लोग आते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो सदिश राशि में कहता है कि इसमें मान भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, जिसमें दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि क्या है, तो वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ दिशा का भी होना आवश्यक है, तथा योग के लिए सदिश का नियम का पालन करता है। किसका नियम पालन करता है, तो सदिश के नियम का पालन करता है। अब सदिश को जोड़ने के लिए अलग से नियम पढ़ाया गया है, बताया गया है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ भी सदिश समझना है। तो सदिश क्या है, तो वैसा राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तथा योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि कौन सा हमारा राशि सदिश है और कौन अदिश है। तो इसमें मान रहेगा सिर्फ, वहां देखना है उसे अदिश, इसमें मान और दिशा दोनों है उसे देखना है, यानी सदिश हो गया। जो योग के लिए सदिश का नियम का पालन करता है यानी सदिश, और जो बीजगणितीय नियम का पालन करता है वो हमारा अदिश। तो अब इसमें आगे देखते हैं
इस सदिश जैसे कोई एक वस्तु ए, अब यह किसी एक बिंदु पर रखा हुआ है, अब कोई इसे धक्का दे देता है। अब धक्का देने के बाद ये 2 मीटर विस्थापित हो जाता है। कितना विस्थापित हो रहा है? विस्थापित हो रहा है 2 मीटर, 2 मीटर हो रहा है। लेकिन 2 मीटर ही विस्थापित हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि इसका विस्थापन आखिर किस दिशा की ओर हुआ है। पूर्व दिशा की ओर हुआ है, पश्चिम दिशा की ओर हुआ है, उत्तर दिशा को या फिर दक्षिण दिशा की ओर। कौन से दिशा में इस वस्तु का विस्थापन हुआ है ये हमको नहीं पता है। इसलिए हमको अगर इसके बारे में एग्जैक्ट पता करना है कि इस वस्तु का लोकेशन क्या होगा, तब हम कहेंगे कि 2 मीटर इस वस्तु का विस्थापन पूर्व की ओर होगा। तभी हम इसके बारे में पता लगा पाएंगे कि अभी हमारा जो वस्तु ए है वो 2 मीटर पूर्व की ओर है, या 2 मीटर उत्तर की ओर है, या 2 मीटर दक्षिण की ओर है, या 2 मीटर पश्चिम की ओर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमको विस्थापित करना है, यानी विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन हमारा कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। अब बल, अब जैसे इस वस्तु को हमको इस बिंदु पर लाना है, जैसे यहाँ कोई एक बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु का नाम बी रख देते हैं। अब इस वस्तु को यहाँ लाना है, तो इस वस्तु को यहाँ लाने के लिए हमको क्या करना होगा? या तो हम इस वस्तु पर इधर से बल लगाएंगे तब वहां जाएगा, या फिर हम इस वस्तु को एक रस्सी की सहायता से बांध करके इधर खींचेंगे तब बल लगेगा। तो बल का इसमें डायरेक्शन होना जरूरी है। हम इधर की ओर बल लगाएंगे तभी वस्तु जाएगा। अगर हम यहाँ से बल लगा देते हैं तब वस्तु हमारा बी बिंदु पर नहीं जा पाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बल हमारा कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें मान भी है और दिशा भी है। तो सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, समझ गए हम। सदिश राशि का डेफिनेशन यहाँ लिख दिया गया है, वैसा भौतिक राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है, सदिश दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और जो योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, अदिश कहलाता है या अदिश राशि कहलाता है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मान की आवश्यकता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। अब जैसे इसका एग्जांपल द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान यानी 2 kg अगर कोई वस्तु है, कोई 4 kg, तो दोनों को ऐड कर देना है तो सीधा हो जाएगा 6 kg। इसमें एक बीजगणितीय नियम का, सिंपल मैथमेटिक्स का इसमें उपयोग कर रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट करता है कि अदिश राशि का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, यानी शून्य भी हो सकता है। अब यहाँ लिखा गया है एक s प्लस माइनस इंटू और उसके बाद डिवाइड s इक्वल टू s। इसका मतलब क्या होता है? तो हम अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कह रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी s है, यानी इससे s सूचित कर दें। एक अदिश राशि में दूसरे अदिश राशि को जोड़ते हैं तब कौन सा राशि मिलेगा? तब भी हमारा अदिश मिलेगा। अगर एक अदिश में से एक अदिश को घटाते हैं तब भी अदिश मिलेगा। एक अदिश को किसी दूसरे अदिश के साथ करते हैं तब भी हमारा अदिश ही मिलेगा गुना करने पर। एक अदिश को दूसरे अदिश से भाग देते हैं तब भी हमारा अदिश ही मिलेगा। इसीलिए इतना नहीं लिखने के बजाय एक ही में लिख दिया गया है s प्लस इक्वल टू s, यानी 2 अदिश का योग हमेशा अदिश होता है। 2 अदिश का घटाव ये भी अदिश होगा, 2 अदिश का गुणनफल अदिश होगा, 2 अदिश का भागफल अदिश होगा। यानी हमेशा अदिश में जोड़े घटाए गुना करे या भाग करे, उसका जो भी परिणाम आएगा वो भी एक अदिश राशि ही होगा। इसलिए वहां लिखा गया है s प्लस माइनस इंटू डिवाइड s इक्वल टू s। तो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद से फिर लिखेंगे, और इसमें अदिश का लिख दिया गया है डेफिनेशन। अब देखते हैं हम लोग सदिश का डेफिनेशन। जो सदिश का लिखा गया कहता है वेक्टर, यानी वैसा भौतिक राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। यानी मान भी हमको चाहिए और दिशा भी चाहिए।
और योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता है, सदिश राशि कहलाता है या सदिश कहलाता है। तो इसमें एग्जांपल हम लोग देखें, विस्थापन, बल, वेग, त्वरण और भी बहुत सारे होते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि सदिश राशि में, तो अगर दो सदिश को जोड़ा जाता है आपस में, तब उसका परिणाम हमेशा सदिश ही होता है। जैसे अगर हम बल सदिश ही आ रहा है, यानी बल एक सदिश राशि है, बल में बल जोड़ेंगे तो बल ही आएगा, तो सदिश से अगर बल में से बल को घटा रहे हैं तो बल ही आएगा, यानी दो सदिश को आपस में जोड़े या घटाए सदिश ही आएगा। अब कहता है इसका आगे, तो सदिश में गुना जो होता है वो दो प्रकार से होता है। सदिश में गुना में एक हम लोग डॉट पर कहते हैं और दूसरा को कहते हैं क्रॉस। तो जब एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर यानी एक सदिश को किसी दूसरे सदिश के साथ डॉट करते हैं, तब जो इसका परिणाम आता है वो परिणाम हमारा स्केलर आता है, यानी अदिश आता है। तो एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट किया जाता है, तब उसका परिणाम हमारा स्केलर आता है, यानी अदिश आता है। अब एक सदिश और दूसरे सदिश के बीच क्रॉस कर रहे हैं, कर दोनों काम गुना ही कर रहे हैं, लेकिन एक यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो जब क्रॉस करते हैं तब हमारा रिजल्टेंट आता है वेक्टर, यानी सदिश आता है। तो एक सदिश को दूसरे सदिश के साथ गुना करते हैं, सदिश आता है। अब इसके आगे है, एक वेक्टर को किसी स्केलर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो वेक्टर ही आएगा। क्यों वेक्टर आएगा, क्योंकि अगर देखिए इसे वेक्टर हम कोई ले लेते हैं, जैसे फोर्स ही ले लेते हैं 3 न्यूटन का लग रहा है साउथ की। अब इसको किसी स्केलर से डिवाइड कर दे, जैसे 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तभी कट जाएगा तो क्या होगा 1.5 न्यूटन साउथ की। इसमें डायरेक्शन भी है और मान भी है, तो इससे हम यहाँ समझ सकते हैं कि किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तब वो वेक्टर ही आएगा। अब वेक्टर को स्केलर में गुना करें या स्केलर को वेक्टर में गुना करें, क्रॉसिंग हो रहा है, तो वेक्टर को स्केलर के साथ करेंगे वेक्टर ही आएगा, स्केलर को वेक्टर करें तब भी वेक्टर आएगा। यानी सदिश को अदिश के साथ गुना करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होता है, या सदिश को अदिश के साथ या अदिश को सदिश के साथ गुना करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होता है। तो आप डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये सब पॉइंट लिख लेंगे, और इसके बाद अब हम लोग एक नया राशि पढ़ते हैं। जिस राशि देखने वाले हम लोग जिसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए अभी सदिश और अदिश दोनों लिख लिया। अदिश में देखिए जिसमें सिर्फ मान था, और सदिश में मान और दिशा दोनों। टेंसर क्वांटिटी कहता है वैसा राशि जिसमें मान भी हो और दिशा भी हो, दोनों। यानी टेंसर क्वांटिटी में मान भी हो और दिशा भी हो, लेकिन इसके साथ ही साथ वह सदिश के नियम का नहीं पालन करता है, वो अदिश के नियम का पालन करता है। यानी योग के लिए अदिश के नियम यानी बीजगणितीय नियम का पालन करता हो, उसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। और इसका 2 एग्जाम्पल है, एक है समय और दूसरा है विद्युत धारा। ये दोनों के पास डायरेक्शन भी है, यानी दिशा भी है और मान भी है, लेकिन यह योग के लिए सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, अदिश के नियम का पालन करता है। जैसे ध्यान देंगे, इधर हम 2 वायर ले लेते हैं, जैसे एक वायर इधर से, इसमें करंट हम विद्युत धारा 5 एम्पियर भेजते हैं, और एक हम इधर से करंट ले लेते हैं वायर जिसमें 3 एम्पियर का करंट भेजते हैं। तब जो यहाँ पहुंचने वाला टोटल करंट है इस बिंदु पर, या यूं कहें कि इससे निकलने वाला करंट का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे करंट है, इसका दिशा क्या है, इधर से इधर की ओर जा रही है, और इसका मान हो गया 5, यानी मान भी, मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। इसका डायरेक्शन अलग है और मान भी अलग है। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। यानी यहाँ जो करंट टोटल पहुंचेगा वो कितना पहुंचेगा, इधर से 5 और इधर से 3, तो टोटल करंट कितना हो गया 8। यानी I3 जो हमारा I3 से निकलने वाला करंट होगा वो कितना होगा
8 एम्पियर। तो देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसका डायरेक्शन इधर सीधा की ओर है, इसका ऊपर सीधा है, और जो इधर निकल रहा है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी यह सदिश के नियम का पालन नहीं कर रहा, यानी योग के लिए सदिश के नियम का पालन नहीं करके अदिश के नियम का पालन कर रहा है, अर्थात बीजगणितीय नियम का पालन कर रहा है। इसलिए विद्युत धारा को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, टेंसर राशि कहते हैं। अगर ऑप्शन में पूछा जाए निम्नलिखित में कौन टेंसर राशि है विद्युत धारा, या विद्युत धारा कौन सा राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, टेंसर राशि है, नहीं कोई नहीं, तब वहाँ टेंसर हो। अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है तब इसको हम अदिश ही मानेंगे, और वो अदिश इसलिए मानेंगे क्योंकि इसको योग करने के लिए देखना मेन चीज यही है कि जोड़ेंगे कैसे। अगर जोड़ते हैं उसको अदिश के नियम से तब वो अदिश ही होगा, अगर जो सदिश के नियम से जोड़ा जा रहा है तब वो सदिश होगा। अब समय, तो समय भी वही है। अब जैसे हम 2 घंटा पूरब की ओर मुंह करके पढ़ाए और 4 घंटा पश्चिम की ओर मुंह करके, तो इससे टोटल कितना घंटा पढ़ाया था, 4 और 2 6 घंटा। तो इसमें क्या समझ रहे हैं, सिंपल तरीका से ऐड करते हैं, डायरेक्शन से हमको क्या लेना देना है, किधर से भी पढ़ाना ही। चलिए तो अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं सदिश का निरूपण, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या नोटेशन ऑफ वेक्टर, इसी को कह सकते हैं। यानी निरूपण करना है, वेक्टर को दिखाना है कि वेक्टर को कैसे हम दिखाएंगे। तो वेक्टर को 2 तरीके से दिखाया जाता है, एक हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और दूसरा हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वही है, इसमें सदिश का निरूपण है जिसमें सिंबल के द्वारा करेंगे, लेकिन इसमें है चित्र के द्वारा कि चित्र के द्वारा सदिश को कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सदिश का निरूपण यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इस सदिश को अगर निरूपित करना है तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी जो अल्फ़ाबेट हमारे हैं उसी को मोटे रूप में लिख दीजिए तो वेक्टर हो जाएगा। तो हम इसको वेक्टर ए कह सकते हैं क्योंकि ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है बड़े अक्षर में, या वी लिख दीजिए, मोटे रूप में होना चाहिए, इसी को बी, या फिर सी लिख दीजिए। तो इसी तरह से ये हो गया हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का। या कैपिटल लेटर के ऊपर एरो का चिन्ह लगा दीजिए तब भी वो क्या हो गया, वेक्टर हो जाता है। ये हो गया हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसी को कहते हैं। इसमें चित्र के द्वारा करना है। तो इसमें करना क्या है कि वेक्टर को हम एक एरो के द्वारा दिखाते हैं, यानी चित्र के द्वारा दिखाते हैं। इसमें चित्र एक खींच देना है, जैसे हम एक यहाँ लाइन खींच दिए हैं, यह हमारा एरो हो गया। इसमें एरो के द्वारा दिखाते हैं। अब इस एरो में 2 बिंदु होता है, एक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको टेल मान लीजिए, और जहाँ ही एक हेड मान लीजिए। एक टेल हो गया और एक हेड हो गया, तो यही हमारा वेक्टर हो जाएगा। वह वेक्टर इसमें देखना है कि इसका डायरेक्शन, तो अगर इसका डायरेक्शन देखना है यानी दिशा कि इस सदिश का दिशा क्या होगा, तो इस सदिश का दिशा होगा हमारा टेल टू हेड, यानी टेल से हेड की ओर। अब इसका अगर मान देखना है मैग्नीट्यूड, तब मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा इस एरो की जो लंबाई है वही हमारा सदिश की लंबाई हो जाएगा। यानी हम मान कह सकते हैं कि लंबाई के, यानी तीर के लंबाई के मान कह सकते हैं, तीर के लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे इस एरो के बढ़ाते जाएंगे वही हमारा सदिश का मान बढ़ते जाएगा। तो इसमें चित्र के द्वारा निरूपित करना है तो हम एक एरो ले लेंगे। अब इसमें दिशा देखना है तो दिशा हमारा टेल टू हेड की ओर होगा। अब इसका देखना है हमारा क्या कि मान क्या होगा, तो मान हमारा जो इस एरो का लंबाई होगा वही हमारा मान कहला जाएगा। तो इसमें लंबाई देखिए तो यहाँ से यहाँ तक है और यही हमारा हो जाएगा मान। डायरेक्शन हो गया हमारा टेल टू हेड, यानी टेल से लेकर के हेड की ओर। तो अभी हम इसको लिख दे रहे हैं सदिश का निरूपण
कैसे करते हैं, तो वही बताया गया कि इसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर के ऊपर बड़े अक्षर को मोटे रूप में लिखते हैं या बड़े अक्षर के ऊपर तीर का एरो का चिन्ह लगा देते हैं। नोटेशन के रूप में देखिए, वेक्टर को एक हम तीर के द्वारा सूचित करते हैं जिसमें एक टेल पॉइंट और एक हेड पॉइंट। अब इसमें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमारा कहता है टेल टू हेड होगा। अब इसका मान क्या होगा, तो जो एरो की लंबाई होगा वही सदिश का मान हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग आगे देखते हैं सदिश का मान। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है सदिश का निरूपण, यानी सदिश को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर को मोटे रूप में लिखते हैं या अंग्रेजी के बड़े अक्षर के ऊपर तीर का निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों मोटे रूप में लिखा गया है। या फिर हम इसी को लिख दिए हैं वेक्टर ए बी एंड सी, एरो का चिन्ह लगा दिए। अब डायग्राम के द्वारा निरूपित कैसे करना है, चित्र के द्वारा। तो चित्र के द्वारा निरूपित करने के लिए हम एक एरो का चिन्ह लगा देते हैं, जो एरो हमारा यहाँ से यहाँ तक है। अब एक ही बिंदु टेल हो गया और एक हेड हो गया, और ये इसका लेंथ हो गया जो तीर की लंबाई है। तो यहाँ लिखा गया है कि सदिश को निरूपित करने के लिए एक तीर यानी एरो के द्वारा करते हैं, एक तीर के द्वारा करते हैं। अब सदिश है तो मान भी होगा और दिशा भी होगा। तो दिशा के लिए लिखा गया है जिसमें सदिश की दिशा टेल टू हेड यानी टेल से हेड की ओर होती है। अब मान भी होगा तो सदिश का मान तीर की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे हम सदिश की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सदिश का मान बढ़ते जाएगा, समानुपाती। तो इसको लिख लेना है और इसको और फिर इसको लिख लेना है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और वीडियो देखते समय इस कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, और देखने के बाद जहाँ लिखने के लिए बोला जाता है उसको लिखें और एक नोट्स बनाते चलें ताकि आगे चल के रिवाइज करने में आसानी हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सदिश का मान यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।